सवाल ये नहीं है कि यह सवाल ये बहुत बेतुका है कि शोज़ में, रियलिटी शोज़ में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। सवाल ये है कि ऐसा कोई रियलिटी शो है क्यों नहीं जिसमें हमें कुछ शांत, सभ्य, सुसंस्कृत लोग दिखाई दें, जिनके अंदर जिनका अच्छा खासा हाई आईक्यू हो, जिनको बिल्कुल पता चल जाए सामने वाले बंदे के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला बंदा है कौन और वो चाहता क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। और अगर वो कुछ गलत चाहता है तो उसको वहीं पे ठीक कर दे, या फिर उसके अगर कोई एजेंडा लेकर के आया है वहाँ पे तो उसको एक्सपोज कर दे। लेकिन लास्ट ऐसा कब हुआ था, मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपने कोई रियलिटी शो देखा और वहाँ पे आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखी तो आपको लगा कि यार क्या बात है। और वो लिटरली बंदा शांत था, वो कुछ ज़्यादा फालतू का उपद्रव नहीं कर रहा है, उसकी कोई डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी नहीं है, ना उसके पिताजी की कोई गरीबी है, ना गरीब घर से उठकर आया, और अगर गरीब घर से उठकर आया भी है तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, कोई फालतू का रोना धोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एलिमेंट ऑफ ड्रामा कहीं कुछ नहीं। लास्ट ऐसा बंदा आपने कब देखा था रियलिटी शो में या कभी भी टीवी पे? तो इसका यही मतलब है ना कि टीवी को ऐसा बंदा चाहिए ही नहीं। ये छोड़ दो, ये तो जो टीवी के शोज़ होते हैं ये तो पहले रियल थे, रियलिटी शोज़ में अब फिक्शनल शोज़ हो गए हैं, लेकिन उनमें रियलिटी वर्ड लगता है। जो फिक्शनल शोज़ होते हैं, सास बहू का सीरियल, उसमें एक सास हमेशा ऐसी होती है, उसमें कोई सिंपल कैरेक्टर नहीं होता। एलिमेंट ऑफ ड्रामा के लिए एक ना एक ननद या एक ना एक भाभी या एक ना एक सास उसमें पक्का घुसेड़ दी जाती है, जो कुछ ना कुछ गंदी हो या कुछ ना कुछ लीचड़ किस्म की हो या कुछ ना कुछ बहुत ही गिरी हुई हो। ऐसा हर जगह आप देखोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब तक वो बंदा रखा नहीं जाएगा, जब तक उसकी फुटेज हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे, उस बंदे को रिस्पेक्ट क्या मिलेगी। और जो लोग कहते हैं कि हम रियलिटी शोज़ में हमारे मम्मी पापा हमें पैशन क्यों नहीं फॉलो करने देते, उनकी वजह भी यही लोग हैं। अगर आप देख रहे हैं कि किसी रियलिटी शो में बहुत ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर कंप्लेंट मत करना कि हमारे पेरेंट्स हमें हमारा पैशन क्यों नहीं फॉलो करने देते। मतलब हम भी फेम चाहते हैं, हमें भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना है, सो वी विल स्टार्ट विद रियलिटी शोज़। क्योंकि हमने भी मॉडलिंग कर रखी है, हमने थोड़ा टेलीविज़न भी किया हुआ है, हमें लगता है हमें बिग ब्रेक की ज़रूरत है। एक तो वो वाली कैटेगरी हो गई, वो तो फिर अगर रियलिटी शो में सिलेक्ट होकर जीत भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम तो घर से निकले ही नहीं, आउटसाइड एक्सपोजर हमारा कुछ है ही नहीं। हम तो 12वीं पास करें हैं, कॉल सेंटर में 3-4 महीना काम किया हुआ है, लेकिन हमें मम्मी पापा एंटरटेनमेंट लाइन में क्यों नहीं जाने देते। उसका रीज़न शोज़ भी ऐसे ही हैं कि स्प्लिट्सविला, रोडीज़, बिग बॉस, जब तक ये शो बंद नहीं होंगे, आप में से जितना आप रो लीजिए, जितना आपको नाटक करना है कर लीजिए, आप कभी अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाएंगे। और मैं लिख के देता हूँ ये बात, मैं बिना डरे डंके की चोट पे कह रहा हूँ ये। क्योंकि सिंपल है ना कि इंसान एक इमेज बना लेता है। जो बिग बॉस देख रहा है उसे भी लगेगा कि तू क्या करेगा बम्बई जा कर के, तुम हो लड़की और 50 मर्द तो तुम्हारे ऊपर चढ़े हुए हैं, तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ तुम बक रहे हो, तुम्हारे किसी से अफेयर की खबरें आ रही हैं, एलिमेंट ऑफ ड्रामा के लिए तुम्हारा कोई र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड भी है और तुम गालियाँ दे रहे हो गंदी गंदी। अब ये सब देखने में ठीक ठाक लग जाता है कि चलो जी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब खुद का भाई बहन ये सब हरकतें करता है ना, तो मोहल्ले में जो नाक कटती है पिताजी की, वो तो बहुत ही गंदी होती है। अरे आप वो उसके पापा है ना प्रिया के, जिसका बॉयफ्रेंड है ये वो, तो तुम तेरा बाप जब घर से निकलेगा तो उसको लोग ऐसे बोलेंगे, तो बाप डर के मारे करता ही नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि यहाँ क्या होना है। और दूसरा रीज़न कास्टिंग काउच है। देखो, अगर आपको काम चाहिए या फेम चाहिए तो बहुत कुछ वो क्या होता है, मतलब कपड़े वपड़े उतार के क्या करते हैं वो मेरे को नहीं पता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, पर मेरे को उसमें नहीं जाना है। पर समझ जाइए, अब देखो अगर चाहिए तो करना पड़ेगा। और बहुत सारे लड़कियां लड़के करते भी ऐसा कि फेम के लिए कुछ भी करूँगा या करूँगी, वो वाले इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, सोते भी है बहुत सारे लोगों के साथ। इट्स ओके, दे आर सेटल्ड इन देयर लाइफ। आई वुड डेफिनेटली जज दिस एंड इट्स 100% इलीगल। किसी भी इंसान की फिजिकलिटी का, किसी भी इंसान के सौंदर्य या रूप का एडवांटेज लेके उसे काम का लालच नहीं देना चाहिए। वो काम मांगने आए, देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, आपकी चॉइस है। पर उसे नंगा होकर ये सब उसके कपड़े उतारवाना तो बहुत ही गंदी चीज़ है, तो मतलब इनह्यूमन हो गया है। तो मतलब सीरियसली, मतलब बकरा थोड़ी हलाल करना है। और दूसरी रीज़न ये है कि यही वजह है, क्योंकि अगर आप खुद नोटिस करके देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, यार इस बार का बिग बॉस ना बहुत ही गंदा था, मज़ा ही नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। क्यों भाई? क्योंकि बिग बॉस में लड़ाई नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ ससुरा हो ही नहीं रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्या बताएं। तो उसका मतलब क्या है, लोग ये चाहते हैं कि नेशनल टेलीविज़न पे थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी लड़ाई हो, थोड़ा झगड़ा हो, थोड़ी मारपीट हो, थोड़े बदतमीज़ किस्म के लोग आएँ, थोड़े अजीब लोग आएँ। और यही लोग आकर के फिर पॉडकास्ट में ड्यूअल पर्सनालिटी करते हैं, क्योंकि अगर
जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई का सेम खेल होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा झगड़ा होगा तो सबसे ज़्यादा झगड़ा करने वाला बंदा ही बिग बॉस में सबसे ज़्यादा आगे जाएगा, जब तक वो चैनल की बाउंड्रीज़ में कर रहा है। या बिग बॉस हो गया, रोडीज़ हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया, कोई ऐसा बंदा नहीं दिखेगा जो किसी का सर फोड़ रहा है। पर इमोशनली जो सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहा है या जो सबसे ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी लेकर के जा रहा है चैनल को, मतलब कोई भी रियलिटी शो हो गया, इंडियन आइडल होगा, ये हो गया, इनके शोज़ के एग्जीक्यूटिव्स को ये बात पहले से ही पता होती है किसको आगे लेकर के जाना है। तो तू अगर धक्के खा कर भी अपना है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो चैनल को ये बात पता चल गई कि किसी सीज़न में अगर ज़रूरत से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है और 2 लोग हैं इस तरीके से जिनको एक साथ एक घर में बंद कर दिया गया, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनको एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रखा गया, तो उनके बीच में झगड़ा होना ही है। पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई रियलिटी शो होता था ना, वहाँ पे सभ्य सुसंस्कृत लोग या फिर शांत लोग, मतलब भोले भाले शरीफ लोग जो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते थे ना, वो भी हुआ करते थे। एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, रोडीज़ हो, स्प्लिट्सविला हो, लेकिन वीकेंड पे यार सब अपना शांति से बैठे हुए हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। पहले ऐसा बहुत होता था और ये बात खुद सलमान खान ने बिग बॉस में कही है, लेकिन मैं सारी रियलिटी शोज़ का कह रहा हूँ। तो पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये ख़त्म होता जा रहा है। अब ये कल्चर आ गया है कि देखो ये सब तो हम कर लेंगे और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें बदली हैं वो इतनी तेज़ी से बदली हैं कि कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था ना नया नया रियलिटी शोज़ में, तो पहले ये था कि चलो झगड़ा हो रहा है तो चैनल को ये समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा हम झगड़ा दिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे क्या किया गया कि ज़्यादातर झगड़ा कौन करता था, वही लोग करते थे जो अपने करियर को लेकर इनसिक्योर होते थे, जिनके पास कोई ढंग का फेम नहीं होता था। तो पहले चैनल ने क्या करा, उन्हीं लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। जो ज़्यादा झगड़ा गाली गलौज करने लगे उनको ज़्यादा लेना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो सभ्य सुसंस्कृत लोग थे, जब नया नया टीवी स्टार्ट हुआ था तो उनका भी अपने कॉर्नर था, उनका भी अपने ग्रुप या फ्रेंड सर्कल था, तो बैलेंस्ड था सब कुछ। और ज़्यादातर लोग झगड़ा अवॉइड करते थे। लेकिन जब झगड़े से टीआरपी आने लगी तो चैनल ने एक नई चाल चली, उसने झगड़े वाले लोग ज़्यादा भर लिए। अब झगड़े वाले लोग परेशान कर रहे हैं, मारपीट गाली गलौज, जो लोगों को बड़ा पसंद आई है क्योंकि उस टाइम के लिए नया था। आपको अगर अपनी टीआरपी बढ़ानी है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी एकदम शार्क टैंक जैसा लेकर के आ जाए। आप बिल्कुल ऐसा कर दीजिए जो आज से पहले कभी हुआ ही ना हो, गाली गलौज, मारपीट, ये वो, तो ऑडियंस का भयंकर रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि उस टाइम पे नई नई ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई थी। इंडिया जो था, हिंदुस्तान का जो धर्म था वो पूरी तरीके से अलग हो चुका था और विभक्त हो चुका था, क्योंकि हमारा जो धर्म था उससे हम पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। हमारे धर्म की नींव ही खोखली थी, बस पेड़ था खोखला अंदर से, तो लोग संस्कार, मॉरल वैल्यूज़, इनको इतना वैल्यू नहीं देते थे, तो लोग बस वल्नरेबल थे। ऊपर से इन रियलिटी शोज़ का इतना गंदा प्रहार, तो जाहिर सी बात है फिर लोग बिगड़ने लग गए। और पहले ये भी होता था कि जो क्वालिटी ऑफ जजेस थी वो ज़्यादा अच्छे होते थे। अगर आप इंडियन आइडल भी देखो, सुनिधि चौहान, जावेद अख्तर, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने, मतलब बॉलीवुड के बहुत नायाब लोग रहे हैं जिनको सुर ताल का बहुत अच्छा ज्ञान है, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, मतलब आपने कुछ गलत सुर में गा दिया ना तो प्रॉपर करेक्ट करके बता देंगे कि इस मोमेंट पे इस सुर में आपने जो ये हे इसको ऐसे नहीं, इसको बैरिटोन में गाना चाहिए, हे ऐसे गाना चाहिए। तो सोनू निगम प्रॉपर ऐसे बताते थे, सुनिधि चौहान ऐसे बता देती थी। लेकिन फिर भी अन्नू मलिक लोगों को परेशान करता रहता, अरे आप ये नहीं, आप नहीं आ सकते, ये नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब जा कर के क्या हो गया, क्योंकि तब के मेकर्स क्वालिटी कंटेंट पे विश्वास रखते थे। उस टाइम पे कोई इतना बजट नहीं होता था, कोई इतना अच्छा स्टेज भी नहीं होता था, कुछ हाईटेक फीचर्स भी नहीं होते थे। पीछे पोस्टर लगा दिया इंडियन आइडल, वहाँ लोग परफॉर्म कर रहे, कुछ पोस्टर नहीं, कुछ बजट नहीं, और उस टाइम पे क्वालिटी फिर भी अच्छी थी। आज की डेट में कितना बजट है, क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी, कसौटी ज़िंदगी की, वैसे टीवी सीरियल को ला ही नहीं पाया, क्योंकि बजट बढ़ गया, तो क्रिएटिविटी को चलेगी कूड़े के डब्बे में। क्योंकि खाली बजट पे और शो को फैंसी करने में, जजेस की फ़ीस में, कैश प्राइस में, सेट को महंगा करने में, इन्हीं सब में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो गया और स्क्रिप्ट राइटिंग कहीं पीछे छूट गई। क्योंकि यादगार टीवी शोज़ भी आज की डेट में नहीं बन रहे हैं। और ये जो झगड़ा करते हैं, पहली बात तो इनको पहले प्रमोट भी नहीं किया जाता था। आप पहले के सीजन्स में देखना, बिग बॉस ज़्यादातर शांत रहते थे। अब जा करके बिग बॉस की भी आवाज़ थोड़ा चुलियाट हो गया है। अच्छा, अनुराग भैया ने जोक मारा, ताली बजाई, मतलब कहीं ना कहीं चैनल की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि कुछ ऐसा बोलो जिससे झगड़ा हो। फिर इस झगड़े वाले एलिमेंट को बढ़ाने के लिए उल्टा और गंदा एनवायरनमेंट किया गया, लोग आपस में लड़ते रहते, लड़ाई झगड़े वाले टास्क, फिर कम्पिटिटिव टास्क, नॉमिनेशन, फिर नॉमिनेशन में हुई बातें जो बंद कमरों में होनी चाहिए थी उनको बुलाया गया। कभी कभार पेरेंट्स को भी रियलिटी शोज़ में ड्रैग कर दिया जाता है, या मैं बिग बॉस की नहीं सबकी कर रहा हूँ। फिर जो लोग गाली दे रहे थे तो उसका अनकट वर्जन रिलीज़ किया जाता है, बहुत गंदे और बहुत भद्दे तरीके से अनकट वर्जन रिलीज़ किया जाता है। लाइव में कोई एडिटिंग नहीं होती, फिर 24 घंटा लाइव,
तो फिर क्या किया कि लोगों को, जो कंटेस्टेंट्स थे, उनको ये बात समझ में आ गई कि भाई देखो, चैनल ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सबसे गंदी चाल एंड में क्या चली, सबसे गंदी, जिस वजह से रियलिटी शोज़ बर्बाद हो गए, वो ये था कि उसने ये डिसाइड कर लिया कि देखो भाई सीधी बात है, कोई नॉर्मल अच्छा खासा पढ़ा लिखा सेंसिबल शांत आदमी तो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एकदम राउडी पागल किस्म का बंदा जो लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज करे और जो मास्टर इन मैनिपुलेशन हो। क्योंकि मैंने देखा है रियलिटी शोज़ में जब ज़्यादा जितने चुलैट लोग होते हैं, जो मतलब बिल्कुल ही बात बात पे झगड़ा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, मैं उठ के आया हूँ अपनी जर्नी से, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल जो ऐसे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा शरीफ पॉडकास्ट पे जाके बनते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर समवन यू विल डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। देखो सीधी बात है, आप ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, आपको वहाँ बहुत स्ट्रेस होता है, आप 16-16 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन आपने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी करके किसको मारा पीटा आज तक, मेरे को भी सत्ता बता दीजिए। कभी आपने अपने बॉस पे हाथ उठाया और उसको ये बोला हो कि अबे चुप कर जा, चूतिए होती गाली गलौज करी कभी आपने नहीं करी, क्योंकि शायद आप भी जानते थे कि अगर वो सब हरकतें आपने करना शुरू कर दी तो शायद आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। आपके वर्क प्लेस पे सिर्फ एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो है आपकी इमेज। अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं है तो आप जितना चाहे मर्जी मेहनत कर लीजिए, आप जी किस ले रहे हो, आप इंसान किस लिए हो, अगर आपकी सेल्फ इमेज ही 2 कौड़ी की नहीं है, ठीक है। तो ये बात उनको अच्छे समझ में आ गई थी, तो फिर क्या किया जाए। तो ऐसे ही बंदे को फिर चैनल जो था और पुश करता था, चैनल के एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि यार झगड़े पे टीआरपी आ रही है तो झगड़े वाले लोग ज़्यादा भर दिए पहले। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों को भी हटाना शुरू कर दिया जो ज़्यादातर शांत बैठते थे और अपने काम से काम रखते थे। काम एंड चिल पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत कम दिखाई देंगे। कंटेस्टेंट्स को भी ये बात समझ में आ गई कि देखो भाई, मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ, माइंड स्ट्रैटेजीज़ और एप्लीकेशन, मतलब मेंटल जो भी काम है, क्रिएटिविटी, आर्ट, लॉजिक, इनका कोई काम है नहीं। तो पहले ऐसा होता था कि अगर आप 10 साल पहले भी रियलिटी शो देखते ना, हर तरीके के बंदे आते थे वहाँ पे, हर तरीके के, मतलब पढ़े लिखे, गवार, अनपढ़, जाहिल, पतले, दुबले, कांड़े, अंधे, लूले, बॉडी वाले बिल्कुल नहीं। अब आप देखोगे सीधा बॉडी वाले लोग जाते हैं, क्योंकि ये रियलिटी शो के फॉर्मेट को और फेम को समझना कहते हैं, ये तो समझना ज़रूरी नहीं है, काम करते हैं हम अपना आइडल ही उसी इंसान को बना लेते हैं। फिर रियलिटी शोज़ ने एक और चाल चली, आप ये रिसेंट ईयर्स में पाओगे या फिर आप एक रिसेंट ईयर्स में देखोगे कि लोग ना अब जिस तरीके के वर्क प्लेस में आ रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही अजीब हो गए हैं। ऑल ऑफ देम आर टेकिंग स्टेरॉइड्स, पता नहीं क्या सर्जरीज करा के, स्टेरॉइड लेकर के 6-7 साल जिम कर करके, और इस फेम के पीछे वो अंधा भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख गया है। क्योंकि रियलिटी शोज़ को जब ये बात पता चली ना कि जितने झगड़े पे जितनी टीआरपी होती है, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी रची, उन्हें अच्छे से पता था कौन, वो फेवरिज्म करने लगे। वोट आउट और एलिमिनेशन का जो सिस्टम होता था, जो टैलेंट के बेसिस पे होता था, वो चैनल अपनी मर्ज़ी से करने लगा कि यार ये शो को मसाला बहुत देता है तो इसको आगे रखो, इसको आगे रखो, ये जीतेगा, जाहिर सी बात है ये जीतेगा, इवेंचुअली ये विनर भी बन जाए शो का। फिर धीरे धीरे यही होने लगा, क्योंकि जो पहले रियलिटी शोज़ के विनर होते थे वो कुछ आउटपुट भी रख पाते थे, ये आउटपुट रख नहीं सकते क्योंकि रियलिटी शो को टीआरपी दे सकता है। पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन जैसों की 5% की भी औकात नहीं है, क्योंकि वहाँ तुमने सलमान खान को अगर बोल दिया ना, तू क्या है, तेरी औकात क्या है, मैं बता दूंगा तेरे को, 2 मिनट में तेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बहुत पावरफुल लोग बैठे हैं, तो ये बात ये समझते नहीं। तो ऐसे इंसान को ज़्यादा शो प्रमोट करने लगा कि इसको आगे लेकर के जाओ। जजेस को भी बात पता थी, उसको आगे लेके जाओ, उसको आगे बढ़ाओ, इसमें कुछ खास बात है। धीरे धीरे फिर ऐसे इंसान को विनर भी बनाने लगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई विनर है, उसको नया नया फेम मिला है, तो जाहिर सी बात है हर एक इंसान उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो इनके साथ भी यही हुआ, इसीलिए फिर कंटेस्टेंट्स भी बदल गए। पहले एप्लीकेंट्स जो थे रियलिटी शोज़ की प्रॉपर रियल पर्सनैलिटी लेकर के आते थे। आई हेट वुमेन, मतलब नेशनल टेलीविज़न पे बोल दिया बेबाक होकर के, LGBTQ बकवास है, आई हेट वुमेन, LGBTQ बकवास है, आई हेट वुमेन। लड़कियों को तो सिर्फ घर पे रहना चाहिए, उनको तो चूड़ा चौकट करना चाहिए, कूला कड़कट करना चाहिए, उनको तो सिर्फ घर में रहना चाहिए, औरत पाँव की जूती होती है। मेरी तो 5-5 गर्लफ्रेंड है, यूज़ एंड थ्रो करता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं। वो सीधा बोल के आ जाते थे, उन्हें कुछ पता नहीं उनकी इमेज क्या, ये क्या वो क्या। फिर ऐसे ही लोग जा करके धीरे धीरे विनर बनने लगे। तो जितने भी नॉर्मल लोग थे, जो हम जैसे हैं, जिनकी बॉडी नहीं है, जो जिम भी नहीं जाते, अपने काम से काम रखते हैं, उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से विड्रॉ होते चले गए, क्योंकि उनके मन में इनसिक्योरिटी आ गई। कोऑर्डिनेटर को समझा दिया जाता था रियलिटी शो के, भाई जिसके अंदर कुछ बात हो, मसाला मसूला दे, उसी को ले, बाकी सबको हटा दे। तो फिर उन बच्चों को समझ में आ गया ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है। और हमारे से लोग तो बहुत इनसिक्योर होते हैं, मतलब अगर जो ये वीडियो देख रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे यूथ ही चूतिया है भाई, इन लोगों को फेम चाहिए ना, चूतिया एक नंबर के। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। कोई अगर एक्टर बनना चाहता है, कोई फेमस होना चाहता है, यार हम कौन होते हैं उसको इतनी फालतू चीज़ के लिए जज करने वाले। जज करने में कुछ गलत नहीं है, पर फालतू चीज़ है। इफ़ ही वांट्स फेम, इफ़ ही वांट्स दैट लाइफ, इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट यार। पढ़ा लिखा है, कमा रहा है, डिग्री ले रहा है, क्या हो गया अगर कुछ अलग कर लिया तो। मतलब
अनुभव सिंह बस्सी, हर्ष गुजराल, आशीष पीपी, हर्ष कैरी, इनमें से कितनों के पास डिग्री भी नहीं है, लेकिन जब ये तुम्हें एंटरटेनमेंट दे रहे हैं तब तुम इन्हें जज नहीं करते। तब तुम कहते हो टैलेंटेड है, मैं एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, तो क्या गलत हो गया? तो मतलब रियलिटी शो जीतने वाला बंदा टैलेंटेड नहीं हो सकता? 99.99% नहीं होता है, लेकिन फिर भी नहीं होता क्या? मतलब क्या मतलब वो अगर अपना पैशन फॉलो करना चाहता है वो चूतिया है क्योंकि हम नहीं कर पाए, या फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है, माँ बाप का नाम रोशन करो। लेकिन वो जब बंदा हमें एंटरटेनमेंट दे रहा है उस पैशन को फॉलो करके, तो हम उसके कदरदान बन जाएंगे, हम वो सब देखेंगे, हम वो एंजॉय करेंगे, है ना। कई इतना हो गया है ना, फिर रियलिटी शोज़ में और मसाला ऐड करने के लिए स्क्रिप्टेड मोमेंट्स भी डाल दिए गए, स्क्रिप्टेड टास्क, स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सीज़। अब ये बोलो, अब ये करो, अच्छा अब ये करो, ऑडियंस को इस पर और मज़ा आ रहा है, अब ये करो, अब वो करो, अच्छा वेरी गुड, अभी एलिमिनेशन राउंड है, कुछ बोलो। तो ये सब होने लगा जी। हम आपको खाली वैसे तो आप फाइनलिस्ट थे, लेकिन हमने वोट्स को मैनिपुलेट करके आपको पहले ही निकलवा दिया, क्योंकि टीवी ने सारी हदें पार कर दी। उसको चाहिए टीआरपी, चैनल को चाहिए टीआरपी, उसको चाहिए टीआरपी, अंधा पैसा, क्योंकि जितनी टीआरपी होगी उतना जजेस को फीस मिलेगी, उतना पैसे ऑल ओवरऑल चैनल बना पाएगा, उतने लोगों को पैसे मिलेंगे, उतना चैनल और बना पाएगा, उतनी सीज़न डिमांड में रहेगा, उतना ज़्यादा शो के सीजन्स निकलेंगे, उतना ज़्यादा लोग उसके लिए पागल होंगे, उतना भयंकर क्रेज़ होगा, उतना लोगों को मज़ा आएगा। क्योंकि वो प्लेजर जो है ना वो नया है, इसीलिए उसका क्रेज़ है। लेकिन आगे जाके वो चाल चली नहीं, क्योंकि रोडीज़ में भयंकर क्रेज़ था एक टाइम पर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि लोग तंग आ गए। क्या है, ठीक है, बचपन में हम भी मज़े लेते रघु राजीव लाट रहे लोगों को, फिर हमें पता चला कि यार ये बुलीज़ हैं, इन कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल नॉनसेंस एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। बिकॉज हमारे अंदर वो समझ डेवलप होगी कि यार हमें इस सब में नहीं जाना, ठीक है। और अगर कोई ऑडिशन दे भी देगा तो इवेंचुअली इसका फ़ायदा और यूट्यूबर्स ने भी उठाना शुरू किया। वो बात का टॉपिक है, उस पर बाद में ही किस तरीके से यूट्यूबर रियलिटी शोज़ का फ़ायदा उठा के उस पर रोस्ट वीडियो बनाने के नाम पे कुछ नहीं करते, कंटेंट मिल्किंग करते हैं। तो ये होने लगा। इस चक्कर में जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे उनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। कोई एथलीट है, कोई आर्म रेसलिंग में है, कोई ये है वो है, उनसे ज़बरदस्ती उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जाना गया और ये बोला गया कि देखिए हम तो बदतमीज़ी और गाली गलौज इसीलिए होती है ताकि आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आ सके। नहीं, रियल पर्सनैलिटी बाहर आने के लिए तुम सर्कमस्टांसेस उन्हें वो दे दो, उन्हें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दो, किसी की भी रियल पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। सम पीपल आर टफ नट टू क्रैक एंड दैट्स ओके, समवन लाइक देन बिकम्स अ विनर। क्योंकि फिर उस बंदों को ये भी बोलने लगेगा, जो फिर भी कुछ लोग थे जो मेहनत मशक्क़त करके रगड़ के गांड घिस करके ऐसे शोज़ में आ गए। फिर उनको बोला गया कि जी आपका तो शो में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप खाली बैठे हो, आप खाली गेम एंजॉय कर रहे हो। तो ये था, ज़रूरत से ज़्यादा झगड़ा कोई कर रहा है तो उसे और गाली दो ताकि और ज़्यादा टीआरपी बने। और फिर अगर कोई बिल्कुल झगड़ा नहीं कर रहा तो बोलो तुम तो शो में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, आप दिख नहीं रहे, आपको कुछ किस लिए आप शो में क्यों हैं, क्या कर रहे हैं आप ये। तो आप कहने लगे जी सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए। और अगर वो फिर भी कुछ ना करे तो सीधा एलिमिनेशन राउंड में उसको धक्के मार के निकाल दो। तो ये है, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मज़ा माने क्या? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा भैया बिग बॉस में। तो मतलब जब दो लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुंह नोचते हैं, किसी को मेंटल ट्रॉमा होता है, किसी को थेरेपी लेनी पड़ती है, किसी को पैनिक अटैक होता है, जो ऑन रिकॉर्ड है, ध्रुव राठी का वीडियो देख लो बिग बॉस पे, तो उसमें आपको मज़ा आता है। हाँ जी, हमारे मोहल्ले में लड़ाई होती है, 6 एंगलों से थप्पड़े पड़ती हैं, चलो जी ठीक है। तो फिर ऐसे इंसान को शो का विनर क्यों बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा झगड़ा करे? क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस हो गए। उस इंसान के पास क्या था जो विनर बना था? बॉडी, स्टाइल, स्टाइल नॉट स्टाइल, स्टाइल। और उसके बाद आर्मी थी, आर्मी नहीं आर्मी, अपनी कैसी आर्मी मेरे को नहीं पता, फूहड़ लफंगा गवार, जो किसी भी एंगल से इज्जत भी नहीं मिलनी चाहिए थी उसे, घर में वैसा बंदा विनर बना दिया जिसने सबसे झगड़ा करा घर में इवेंचुअली। अब ऐसे को तुमने विनर बना दिया तो लोगों को लगा अरे वाह यार ये तो हम भी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। और इस चक्कर में हमारे जैसे लोग जो दिखने में उतने अच्छे नहीं हैं, लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, जो समझदार हैं, उन्होंने रियलिटी शोज़ में जाना बंद कर दिया। क्योंकि इफ़ यू हेट इट देन यू आर गिविंग द अदर पर्सन एन अपॉर्चुनिटी हु डजंट इवन डिजर्व इट, एंड यू विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर दोज हु वांट फेम। मतलब फेम पाने के लिए बदतमीज़ी और गाली गलौज करना बहुत ज़रूरी है, और एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड भी होना बहुत ज़रूरी है, अपना गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल ना होना बहुत ज़रूरी है। यही मैसेज यूथ को मिला, और बॉडी अच्छी बना लो, यही मैसेज यूथ को मिला। तो ऑडिशन की जब लाइनें लगती हैं और टेलीप्रॉम्प्टर होता है वहाँ पे, तो लोग अपनी ऐप्स दिखा रहे होते हैं, ये बॉडी देख, मेरी बॉडी देख, बॉडी। और ये जितने भी आए हैं ये सब कोई बड़े शहरों से नहीं आए, ये सब मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये दिल्ली लक्ष्मी नगर ऐसे ऐसे इलाकों से इधर उधर से आए हैं। इन्होंने बैग टांग रखा होता है और ये बाइक पे जा रहे होते हैं सपने पूरे करने। मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट ओनली। क्योंकि देखो अब अगर हम इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं और हम अच्छा सोच सकते हैं, हमारे पे काबिलियत है कि बोलने की, फलाना ढिमकाना रियलिटी शो चूतिया है, तो
हम भी कहीं ना कहीं चूतिया हैं, क्योंकि हम बाकियों को नहीं बताते कि ये सब चीज़ें बेकार हैं। क्योंकि अगर कोई छोटे इलाके से है, गांव खेड़े से है, जो नहीं दुनिया जिसने ज़्यादा देखी, अगर उसको फेम चाहिए तो उसने कुछ गलत तो नहीं मांग लिया ना दुनिया में, क्या हो गया? तो वो तो जैसा है उसने वैसा दिखा दिया और उसे लग रहा है उससे फेम मिल जाएगा, उसे मिलेगा, लेकिन उसे सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा आदमी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो तुम अगर ये कह रहे हो ना हम रियलिटी शो जीत करके कुछ बहुत नाम कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सिंगिंग इंडस्ट्री में जितना करप्शन है उतना कहीं नहीं है। डंके की चोट पे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, काम कर हमारे लिए, वरना तेरा करियर यही ख़त्म कर देंगे, कुत्ता कोई बचाने नहीं आएगा। मेहनत मुशक्क़त करके तुम ज़्यादा से ज़्यादा, सीधी बात बता, कॉलेज में फेस्ट नहीं होता, वहाँ पे बैंड नहीं बनते, वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब नहीं बनता वहाँ पे। आज तक कितने ऐसे बैंड है जो अपना ग्लोबली कुछ नाम कर पाए। जी हमारी दीदी हैं, स्पॉटिफाई पे उनका गाना आया है नैनो के इशारे। अच्छा 1 नंबर पे आया, 1 नंबर पे, अच्छा 1 नंबर पे अगर गाना आया है तो तेरी दीदी ने कितने गाने गाए हैं? एक भी नहीं गाया। तो मैंने कहा तुम्हारे दीदी खाली मेहनत मुशक्क़त कर लेने से कुछ नहीं होता, यू नीड अ टैलेंट समबडी कैन सेल। क्योंकि सिंपलिसिटी लोगों को उतनी पसंद आती नहीं। वो पंकज त्रिपाठी जैसे करोड़ों में कोई एक होते हैं, और पंकज त्रिपाठी ने बहुत स्ट्रगल भी किया है। वो भी अगर बैठ जाते ना घर में कि नहीं जी मैं तो नौकरी करूँगा, मैं तो अपना पैसों फॉलो नहीं करूँगा, मैं नौकरी करके कमाऊँगा, तो फिर समझ जाओ फिर, ठीक है। और एनएसडी में एडमिशन लेकर के दिखा देना एक बार। जितने भी लोग कहते हैं ना एनएसडी में तुम जाके दिखा दो एक बार, 17 साल तुम थिएटर करके दिखा दो, 20 साल तुम थिएटर करके दिखा दो, फिर बताना। और कौन से तुम्हारे पंकज त्रिपाठी किसी फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहे हैं? साइड कैरेक्टर ही तो बना के रखते हैं उसे, खाली मिर्ज़ापुर को छोड़ के, और क्या। तो बात करो मत मेरे से। तो फिर सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, क्योंकि जावेद अख्तर साहब के पास जो नॉलेज थी सुर को लेकर के, ताल को लेकर के, ही इज़ बिन अ प्रोलिफिक लिरिक्स राइटर, उनकी जगह फराह खान को ले आए। डांस वाला बंदा गाने कर सकता है, क्योंकि जो गाने पे नाच सकता है उसे आवाज़ की भी शायद पकड़ हो सकती है। फिर उसे हटा कर नेहा कक्कड़ को ले आए। नेहा कक्कड़ रोने लग गई, बहुत ज़्यादा धाड़े मार गई, ही करके हाँ करके रोने लगे। तो फिर उन्हें समझ में आ गया कि इसी को ही रखो, क्योंकि ये बात बात पे रोएगी, टीआरपी जनरेट करेगी, इमोशनल मोमेंट्स होंगे, लोग कनेक्ट हो जाएंगे। लोग इंडियन वैसे इमोशनल होते हैं। फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने कवर करी हैं, इनको पर्सनल लेवल पे ऑब्जर्व करा शो के जजेस ने, तो उन्होंने आवाज़ उठा दी। शो के मेकर्स इन शो से खुश नहीं थे, शो के क्रिएटिव डायरेक्टर्स इस शो से खुश नहीं थे, शो के जजेस ने भी ओपनली इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उनका सिंगिंग करियर ख़त्म कर दिया गया और उनको शो से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कि तू साले ना यहाँ दिखेगा, ना तू यहाँ पे काम करेगा, ना तू इस इंडस्ट्री में काम करेगा, ना तू उस चैनल पे और किसी शो में दिखाई देगा जो उस फील्ड से रिलेटेड है। सोनू निगम कोई सिंगिंग शो में कभी नहीं दिखता, शान दिख सकता है, शान को कभी लिया नहीं। तो जो पहले जज भी था उसको अपनी फील्ड की बहुत डेप्थ में नॉलेज थी। अब वो कोई ऐसा ही नॉर्मल सा आदमी है जिसने सड़े गले गाने बना करके फेम पा लिया है। जज बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया आज की डेट में फेम होना चाहिए, और ज़रूरी है आज की डेट में जज भी उनको बना दिया गया जिन्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि जिसे कुछ नहीं आता वो एक ही काम करता है ज़िंदगी में, मुँह चलाना। वो कभी शांति से कुछ बात नहीं सुनेगा, ना कभी आपको डेप्थ में जा करके बता पाएगा, वो बस अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देगा। देखिए जी, जो गाना आप गा रहे हैं ना, इसमें वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, बस वो इतना बोल देगा। वो कभी डेप्थ में जाके नहीं समझाएगा, देखो तुम्हारी वॉइस ऐसी है, तुम्हें इस हिसाब से ये गाना चाहिए, तुम्हारा सुर, तुम्हारी डीप आवाज़ है, तुम थोड़े गज़ल गाइए, आपकी आवाज़ पतली है तो आप हाई पिच में गाइए। वो कुछ ऐसा, उसे कुछ डेप्थ में नॉलेज नहीं दी जाएगी, डेप्थ पे जजमेंट नहीं दी जाएगी। भले ही वो कुछ सेकंड्स की भी हो, लेकिन उसका बहुत हेल्प कर सकती है आगे जा करके। इफ़ ही वांट्स टू बिकम अ सिंगर, ही वांट्स टू बिकम अ डांसर, एनीथिंग लाइक दैट। डांस शोज़ में फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गीता रेमो है, टेरेंस लुइस है, गीता है। गीता तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी इसके बदतमीज़ी, बहुत बदतमीज़ है ये। तो ये सब है। सरोज खान को नहीं लिया गया, ये भी अपने आप में बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पता नहीं उनको, सरोज खान जी को क्यों नहीं लिया गया। तो ये है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिंगर्स थे, एक्टर्स थे, इनकी बॉलीवुड से बीफ हो गई, सिंगर, एक्टर, डांसर, इनकी बॉलीवुड से बीफ हो गई, तो उनको हर जगह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। टीवी पे काम नहीं मिलेगा, टीवी पे फिल्में दिखाई जाती हैं, बॉलीवुड से ब्लैकलिस्ट हो गए तो टीवी पे काम नहीं मिलेगा। तो ये धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाला हिसाब हो गया इनका, इन्हें कोई नहीं पूछा इनको। तो इवेंचुअली फिर ये भी अपना शोज़ करने लग गए। शो तो हर नल्ला सिंगर कर लेता है देश में, तो ये करने लग गए। कुछ ना कुछ तो होगा ना, इतने बैंड बनते हैं कॉलेजों में, इतने एक्टिंग की ग्रुप्स होते हैं, इतनी सोसाइटीज़ होती हैं, कोई डांस की है, कोई एक्टिंग की है, कोई सिंगिंग की है। इनमें से क्या एक ऐसा नहीं है क्या जो रियलिटी शो जीत करके कुछ नाम बना सके? कितने बैंड हैं इंडिया में,
इंडिपेंडेंट म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, 2 लोगों का ग्रुप होगा, जानी भाई और मानी भाई। अब ये एक गाना लिखता है, दूसरा बनाता है, तीसरा गाता है, और ये बस ऐसी धंधा चल रहा है। मतलब बैंड तो इंडिया में बंद ही कर दिए गए, और सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा सिंगर्स थे 2016 2006-7 में। 17 साल पहले ऐसे गाने निकालते थे। ब्रोधा वी करके, भाई इसने क्या गाना निकाला यार। MTV हसल में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आते हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हनी सिंह की वजह से थोड़ी अर्बन रैप चलती है, लेकिन हनी सिंह की जो आवाज़ है वो कोई किस आर्टिस्ट के पास है आज की डेट में? कौन गा सकता है वैसा? कोई भी नहीं। तो ये था। और वो जो फूहड़ लुच्चा गवार है, वो हर जगह पे जा कर के उल्टी सीधी हरकतें करता है, उसे कुछ नहीं आता। उसने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शो के बेसिस पे अर्न कर लिया, लेकिन आप शो के बेसिस पे लोगों को एक्सपीरियंस अगर आपने अर्न कर लिया है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रीवियस सीजन्स के विनर हैं, गैंग लीडर भी हैं, तो आपके अंदर ये सेंस अच्छी हो सकती है कि आपके अंदर सही क्या गलत है, सही है। इसका ये मतलब नहीं आप जज बन जाएँ। वन हु इज़ द परफेक्ट, जो परफेक्ट है अपने काम में, जो एकदम पेक्यूलियर है, जिसको सारी नॉलेज है, सिर्फ वही जज बन सकता है। ठीक है, कोर्ट में वकील 100 दिख जाएंगे, मतलब अगर आप कोर्ट भी देखेंगे तो आपने कानून अच्छा पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं आप जज बन सकते हैं। ठीक है, तो जज का तो यही सिद्धांत है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखता है, एपिटोम ऑफ नॉलेज है, वही जज बनेगा, हम उसको सुनेंगे। हम अपने जज से ही लड़ना शुरू कर दें, हम जज को 2 जज आपस में लड़ रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है या तो उसको शो अपना स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस उसकी लाइफ में है नहीं 90% लोगों की तरह, या शायद वो जज बनने लायक कभी था नहीं। और अगर प्रोफेशनल लेवल पे झगड़ा हो रहा है तो इन दैट केस आई कैन कम्प्लीटली फॉरगिव, क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होता है कि 2 प्रोफेशनल लोग लड़ रहे होते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। तो इन दैट केस आई कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट। और अगर कोई लड़की हो जो छोटी मोटी सिंगर बन जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100K फॉलोअर्स हो जाएंगे उसके, अगर आप सिंगिंग शो जीत जाते हैं, कुछ नहीं करेगी, इंस्टाग्राम पे रील बना के फुलवरिया रे फुलवरिया रे, ये सारे उल्टे सीधे वो करने लगेगी। फलाना ढिमकाना सलीम मर्चेंट के साथ उसने अपनी फ़ोटो डाल रखी है, एक भी ना वो T सीरीज़ में जा सकती है कि भैया मेरी आवाज़ सुन लो, ना उसने कोई गाना लिखा है, ना उसने कुछ बनाया, बस ऐसे ही 100 साल पुराने गाने गा रही है। उसके एक गाना आ भी जाएगा, कितने व्यूज़ होंगे? 4000, 2000, 4000। जो DHH के जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जो उतना लेबल खोलते हैं अपना, ये फलाना ढिमकाना नाम होगा, उसके आगे रिकॉर्ड्स लिख देंगे। हाँ, क्रिएटिविटी देखो कितनी ज़्यादा है, गाने के लेबल के नाम के आगे रिकॉर्ड्स, और 450 लेबल खोल रखे हैं। इनमें से कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो सिद्धू मूसेवाला के लेवल पे जा सकता है? एक भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके अंदर वो बात ही नहीं है कि वो अपने आप को सेल कर सके। भाई अच्छी आवाज़ वाले तो 100 घूम रहे हैं बाहर, मैं तेरे को पे पैसा क्यों लगाऊं? और वो भी इवेंचुअली आगे जा कर के ऐसे जजेस थे जो खुद कभी, जिन्हें कुछ आता नहीं था, जो एकदम गंवार थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो TRP दे सकते थे। या तो वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मुंह चलाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, कम नहीं बोलते, शांत नहीं बैठते। और इनका जितना भी है, इनका करियर बॉलीवुड में ख़त्म हो गया, क्योंकि इन्हें दिख गया कि बॉलीवुड में गाने मिल नहीं रहे हैं, तो बॉलीवुड में या जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वहाँ में और कोई शो नहीं मिल रहा, तो ये छोड़ देंगे तो हमारा तो वैसी रोटी पानी, बच्चे की स्कूल की फ़ीस वगैरह कौन भरेगा? तो इन्होंने गोभी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाला हिसाब है, जो मिल रहा है सब कर लो। इन्होंने यही बेसिक फार्मूला अपना लिया और ये सब करने लग गए। और इन्होंने फिर अपने ब्रांड्स लॉन्च कर दिए। इन्होंने वही सब करा जो एक सेलिब्रिटी अपने घर चलाने के लिए करता है, ब्रांड्स लॉन्च कर दिया, शो पकड़ लिया। दलेर मेहंदी आज तक शो करता है, ठीक है, मीका सिंह आज भी शो कर रहा है। तो ये सब होने लगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मीका सिंह जो था उसके साथ शान की फ़ाइट होती थी रियलिटी शोज़ में, तो वो रियल था उस टाइम पे, टेलीविज़न रियल था। लेकिन अब क्या है, शान आपको कहीं नहीं दिखेगा, मीका भी आपको कहीं नहीं दिखेगा। शान भी नहीं दिख सकता क्योंकि उसने म्यूज़िक इंडस्ट्री पे सवाल उठा दिए ना, कैसे कैसे गाने बनाते रहते हैं, ऑटो ट्यून छिड़क छिड़क के, इनके खुद के गाने चलते नहीं हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इन जो जज है गाने का, वो खुद क्लासिकली ट्रेंड है नहीं, इज़ नॉट अ ट्रेंड सिंगर, किसी गुरु के पास जाके तालीम नहीं ली है। और तालीम ना भी ली हो तो कोई बात नहीं, नुसरत फ़तेह अली खां तो उसको कभी, वैसे लोग इंडिया में कभी आ नहीं पाएंगे। आप कभी ये जगजीत सिंह हो गए, नुसरत फ़तेह अली खां हो गए, ऐसे लोग आपको अब कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनके अंदर जो फैक्टर था, इनके अंदर जो बात थी, वो निकालने का माध्यम जो शो था वो तो पूरा स्क्रिप्टेड हो गया, कंट्रोवर्सी से लिप्त हो गया। तो इस फ्रेम में वो फिट नहीं हो पाते। या तो बहुत अच्छा गाते तो उनका टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई होता, या तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाते तो फिर उनके अंदर कोई मसाला देने वाली बात नहीं होती। इसीलिए फिर क्या किया गया, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से हटा दिया गया। फिर ये इस पे फोकस डाल दिया गया कि कौन ज़्यादा शो को मसाला दे सकता है, कौन ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर सकता है। तो सोशल मीडिया पे PR एजेंसीज़ होती हैं शो की, वो ढूंढती रहती है कौन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इनको धनाधन कौन सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, कौन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इन सबको टीम सामने से अप्रोच करती है और सामने से फ़ोन करती है कि हमारा चैनल है, हमारा शो है, हम आपको कास्ट करना चाहते हैं, करना ना करना आपके ऊपर है, बोलो कितने पैसे चाहिए। तो ये फलाना ढिमकाना आपको बता देंगे और आपसे प्रॉपर नेगोशिएशन चलती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। पहले ऐसा होता था कि ऑडिशन होता था,
अब ऑडिशन को हटा दिया। ऑडिशन होता था ये देखने के लिए कौन सबसे ज़्यादा मुंह चलाता है, कौन सबसे ज़्यादा लड़ाकू, बदतमीज़, जाहिल, जो भी गंदी गाली आप इमेजिन कर सकते हैं वो है, उसको ले लेते थे। कभी कभार आम आदमियों को भी लेना शुरू कर दिया। अब क्या किया, सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसको उठा के लेना शुरू कर दिया। फिर इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का भला भी हुआ। जो लोग क्रिमिनल थे, जो लोग गंदे थे, जिनके पास अजीब रिकॉर्ड्स थे, सेक्स ट्रैफिकिंग से लेकर के, सेक्स ट्रैफिकिंग हो गई, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ये सेक्स रैकेट चलाने का इल्ज़ाम था जिन पे, इनको भी बुला लिया गया। और मैंने ये नोटिस किया, जिसका पास्ट जितना ज़्यादा डार्क होता है, और डार्क पास्ट से मतलब ये नहीं कि उसने क्राइम किया, जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ इंसान होता है शो में, पॉडकास्ट में आकर के एकदम शरीफ हो जाता है और इतना अच्छे से बात करते हैं, जैसे मतलब भगवान भी देख के हिल जाए यार, इतना दोगला कोई कैसे हो सकता है। बहुत अच्छे से, मतलब साजिद खान तो इतना प्यारे इंसान है, इतने अच्छे, उनको कोई डांटता क्यों है, इतने प्यार से वो बात करता है, तो पता नहीं भगवान का बच्चा हो या पता नहीं क्या हो। और फिर सलमान खान जो पहले एफर्ट दिया करते थे, उनका ये है कि यार मैं शो होस्ट नहीं करूँगा, मत करो भाई, चले जाओ। लेकिन उन्हें भी है कि यार पेमेंट 10 करोड़ है एक एपिसोड की, कौन छोड़ेगा यार, शो भी नहीं छोड़ सकते। साला शो छोड़ दिया तो 10 लाख रुपए का 10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। गॉड ब्लेस एवरीवन, उस फैमिली ऑफ सलमान खान, आई डोंट, पर समझा करो। और फिर दोस्ती यारी में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि यार मैं तेरा दोस्त हूँ, कुछ तरीका बता दे, मेरे को भी कुछ काम दिलवा दे, कहते कोई नहीं करूँगा, तेरा करूँगा। फिर एंड मोमेंट पे किसी को हटा करके उसकी जगह किसी और बंदे को रियलिटी शो में ले लिया गया। अब जो विनर है वो डिज़र्विंग नहीं है। पॉडकास्ट तो एक मुखौटा है इमेज वाइट वॉश करने का, और वो इमेज साफ़ करने का एक ज़रिया है। इसीलिए वो हमें तब पता चला जब हमने लिटरली रियलिटी शोज़ में झगड़ा करते हुए लोगों को देखा। वो खुद पॉडकास्ट में बड़ा शरीफ बन रहा है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, जो झगड़ा होता है वो जी एकदम प्रोफेशनल है, वही रटी रटाई बातें। हम झगड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि हम रियल लाइफ में झगड़ते हैं, उसके बाद हमारी बहुत बात हुई है, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो ये करते हैं, मतलब। और आप वो क्लिप देखोगे ना शो में जिसमें वो लड़ रहा है दूसरे जज से, यहाँ पे पॉडकास्ट हो रहा है एक जज का, जो किसी रियलिटी शो में उसकी फ़ाइट होगी दूसरे जज से। तो पॉडकास्ट में आके बड़ा ही शरीफ बन रहा है, एक्टिंग कर रहा है लोगों के सामने कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो अपना ब्रांड लॉन्च किया है जी, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हम ये लॉन्च है, इसीलिए आप हमारा लीजिए फलाना ढिमकाना प्रोटीन पाउडर। उसके बाद जब वो झगड़ा कर रहा है तो झगड़ा बेफजूल में इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसने लिटरली अपना कोट वगैरह उतार के कि आजा लड़ ले मेरे से, आजा लड़ ले, ये कर ले वो कर ले। तो मुझे कहीं से भी प्रोफेशनल फ़ाइट नहीं दिखती, क्योंकि आपने शार्क टैंक भी देखा है। अश्नीर ग्रोवर को पता है ना क्या था उसमें, ऐसा कोई सीज़न है शार्क टैंक का जिसमें जजेस आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तू क्या है, तेरी औकात क्या, यही बिकॉज दिस इज़ अ साइन ऑफ एजुकेटेड पीपल। झगड़ा भी होगा तो एक मर्यादा में होगा, और झगड़े होने के बाद यार चल बिज़नेस ही तो करने आए हैं। झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गई, मारपीट हो गई, छोड़ना यार, बिज़नेस ही तो करने आए हैं। अगर अश्नीर अमन को सुना रहा है या अमन को पीयूष सुना रहा है, अमन गुप्ता, पीयूष और अश्नीर, इनके बीच में जितना भी झगड़ा हो, 15 मिनट बाद चल उधर चल, वो इशारा करते हैं ना मेरे को, तेरे से अकेले बात करनी है चल। तो कितना भी झगड़ा हो, झगड़ा मर्यादा में होता है, झगड़ा सेंसिबिलिटी के साथ होता है। कहते हैं चल बात करनी है तेरे से, चल हाँ किसी बैक स्टेज डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है, क्या चल बता इसके साथ, आई वुड लाइक टू जॉइन यू। बल्कि जबकि अश्नीर ने कितना बोला है, सब आपको बेच रहे हैं, सबका बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब इतनी गंदी एलिगेशंस के बाद भी। तो मतलब कहीं ना कहीं बुरा लगता था, पर कहीं ना कहीं समझ में आता था कि चलो यार इन्वेस्टर का भलाई तो कर रहे हैं, बेचारा नया है, कंपनी बंद मत कर, तू हम हैं तेरे साथ में। तो ये था। अब तुम कोर्ट उतार कर लग जाओ किसी के पीछे, बताता हूँ तेरे को क्या चीज़ है, तू औकात क्या है तेरी, बहन बताता हूँ मैं तेरे को तू है क्या। तो दिस इज़ नॉट इवन अ फाइट, दिस इज़ लीगल, मतलब थ्रेट। अगर कैमरा उस टाइम पे नहीं होता या फिर कैमरा वगैरह नहीं होता तो शायद हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता था जो मैं नहीं बोल सकता। किसी का सर फट सकता है, किसी को मार पड़ सकती है, कुछ किसी का सर फट सकता है, किसी को क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, कुछ मतलब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो गुस्से में आपा खो देता है आदमी, खबर नहीं पड़ते हो क्या, दो लोगों के दोस्तों के बीच में लड़ाई होगी बर्थडे पार्टी में, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। और फिर इन सब को और बढ़ाने के लिए कई बार पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी दिखा दी जाती है कि आप लोग लड़े थे, आप लोगों ने बहुत गंदी हरकत की थी, चलिए आपके मम्मी पापा को सामने से बुलाते हैं और आपके मम्मी पापा को क्लिप दिखा करके अलग से नेशनल टेलीविजन पर तो हम ट्रॉमेटाइज़ करेंगे ही कि देखो तुम्हारा बच्चा कैसी हरकतें कर रहा है, तुमको अलग से दिखाएंगे, तुम अपने मम्मी पापा से मिले नहीं हो और दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, दोनों बहुत इमोशनल है, हम क्लिप दिखाएंगे और हम आपको मिलने तो बिल्कुल नहीं देंगे, वो एंड में मिलने देंगे, तब तक तुम आकर के ना बच्चों को ज़रा ज्ञान पे लो नेशनल टेलीविज़न पे। जो बातें घर में के बंद, जो बातें दिखनी नहीं चाहिए थी, जो चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए थी, वही तुमने दिखा दी। दो लोगों के बीच का झगड़ा हो रहा है, ऐसे लोगों को कोई काम नहीं देगा। करण जौहर ने खुद स्टेटमेंट दिया था, आई एम कमिंग इन BB18, तुम में से किसी को भी धर्मा में काम नहीं मिलेगा। तहलका की एलिमिनेशन वाला एपिसोड था।
तो इन लोगों के करियर वहीं ख़त्म हो गए, इसीलिए इनको 2-4 महीने बाद सब भूल जाएंगे। चैनल ने आपसे अपनी टीआरपी एक्सट्रैक्ट की, को आपके मुंह में पैसे ठूसे और ये लो पकड़ो दफ़ा हो जाओ। चैनल को और किसी चीज़ से मतलब नहीं, बशर्ते अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो यार तुमको जाना चाहिए। क्योंकि इंडियन आइडल के जितने विनर्स हैं, जितने भी सिंगिंग शोज़ के विनर पहले से किसी एकेडमी के होते हैं या पहले से किसी रियलिटी शो को जीतते रहते हैं, क्योंकि इन पे यही काम है, एक के बाद एक दूसरे रियलिटी शो में जाते रहो, पर डे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, फिर अपना एक सा बैंड खोल लो और रोज़ कोई उल्टे सीधे शो करते रहो, पर डे के हिसाब से कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, खर्चा पानी अपना चलता रहेगा। उनका यही है, ना तुम्हें कभी कोई सिंगिंग कंपनी अप्रोच करेगी, ना तुम्हें कभी कॉन्टैक्ट करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे 1-2 गाने निकलेंगे बाहर यूट्यूब पे टी सीरीज़ के या सोनी म्यूज़िक के या जी के चैनल पे, फिर तुम्हें सब भूल जाएंगे। तुम कब तक सड़क पे बैठ के मंजीरे बजा करके कितना कमा लोगे लाइफ में? 1 करोड़ 2 करोड़ सिंगर यार करोड़ों में छाप रहे हैं, तुम कितना कमा लोगे? टैलेंट तो इतना है। दिल्ली की हिप हॉप कम्युनिटी ना बहुत ग्रो कर रही है ब्रो। उस हिप हॉप कम्युनिटी को सपोर्ट करने कितने चैनल्स है ब्रो, कितने सपोर्ट करते उस कम्युनिटी को ब्रो, बता ज़रा। एक भी नहीं। कितने शो हैं हिप हॉप के लिए? MTV हसल, MTV कौन देखता है आज की डेट में? MTV मेरे को इतना बता दो। अभी खोलो, तुम अभी खोलो अपना टीवी खोलो, क्या दिखता है? कलर्स, स्टार प्लस, ABP न्यूज़। MTV कोई नहीं देखता बैठ करके। जियो सिनेमा पे MTV रोडीज़ के एपिसोड तुम भले ही देख सकते हो, MTV कोई नहीं देखता आज की डेट में प्लीज़। और धीरे धीरे जजेस की पर्सनालिटी को आगे जाके अडॉप्ट करने लगे और उसी बेसिस पे जज की सिलेक्शन भी होने लगी। पहले जज होता था जिसके अंदर अक्ल होती थी, जो बंदे को सामने से एनालाइज कर ले और देख ले यार इस बंदे में क्या बात है, इस बंदे को चाहिए क्या, इस बंदे में क्या बात है और इस बंदे को चाहिए क्या, और उसी हिसाब से इस बंदे की रिस्पेक्ट करे और नेवर लूजिंग हिज कूल। झगड़ा वगैरह अगर हो भी गया तो कोई गाली गलौज नहीं, एकदम प्रोफेशनली, जैसे आपका बॉस आपको डांटता है ऑफिस में। और यहाँ मैं एक अच्छे CEO की बात कर रहा हूँ। किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू देख लो, उसे गुस्सा करते हुए देख लो, मतलब शार्क टैंक में किसी भी जज को गुस्सा करते हुए देख लो, वैसे ही गुस्सा करेगा, बात पे बिल्कुल वैसी करेगा। पीयूष बंसल हो गया, अमन गुप्ता हो गए, अश्नीर तो नहीं, क्योंकि वैसे कुछ लोग होते हैं पर ज़्यादा नहीं, मतलब प्रोफेशनल तरीके से। अब जो जज है वो ढूंढा भी ऐसा गया जो जानबूझ के ज़्यादातर शॉर्ट टेम्पर्ड हो और ज़्यादा थोड़ी, और पूरा अपना कंट्रोल लूज़ कर दे गुस्से में। गाली गलौज, मतलब नेशनल टेलीविज़न पे तेरी ये तेरी वो, ये तेरी वो, और गाली गलौज दुनिया भर की करने के बाद झूठ बोल दो कि अरे नहीं मेरा तो सामने वाले बंदे से बड़ा अच्छा रिलेशन है, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। झगड़ा देखिए कभी कभार हो जाता है, वो तो जी बात की बात है जी, दोस्ती यारी में चलता है, सब होता है जी, बस होता है। तो ये सारी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। तो मीडिया में आकर के इमेज सुधारने के लिए कि चल भाई तेरे को भी काम करना है, मुझे भी काम करना है, इमेज सुधार लो, पता चले आगे जाके कोई काम ना दे। और ऑडियंस के सपोर्ट मिलने के बाद भी, जबकि उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में चैनल ने उस चीज़ को ऑन एयर किया, चैनल तुमको पैसे भी दे रहा है और चैनल तुम्हारे लड़ाई झगड़े को टेलीकास्ट भी कर रहा है ताकि लोगों को लगे कितना घटिया शो है और कितने घटिया जज है, मतलब तुम्हारी इमेज की ऐसी की तैसी और कर रहा है। तो तुम जज हो उसके बावजूद भी, कंटेस्टेंट के लिए भी और जज के लिए भी। और फिर जब कमेंट सेक्शन में, सीधी बात है, जब आप झगड़ा कर रहे हैं, आपकी क्लिप वायरल हो रही है, कमेंट सेक्शन में ऑडियंस अपने ओपिनियन दे रही है, ये सही है, ये गलत है, उसको पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर एज अ जज किसी भी रियलिटी शो के चेंज नहीं आया तो तुम कहीं ना कहीं, ये भी आता है ना जो आप डिज़र्व नहीं करते। आप टीचर हैं, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, आपके बच्चों को सुनाता है कोई, यार तेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, अक्ल नहीं है इसको बात करने की, ये वो, तो आप क्या करते हैं? बच्चे को मारते हैं और समझाते हैं ना घर आकर के। अब कोई डांट पड़ने पर, मार खाने पर समझे ही ना उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो भाई फिर ऐसा आदमी फेम डिज़र्व करता भी है क्या? तो ये होने लगा जज ही इसको जानबूझ के इसलिए बनाया था कि मुंह खोलेगा बकवास करेगा। और ये जज है, लेकिन याद रखना अनएम्प्लॉयड भी है। ये अनएम्प्लॉयड बंदा है जो एक कंपनी के साथ बंधा हुआ है। ये वो एम्प्लॉय है जिसको कोई काम नहीं देना चाहता, कोई कंपनी काम नहीं देना चाहती, ले दे के एक जॉब है जो पिछले 25 साल से करता हुआ आ रहा है, और झूठ और बोलता है कि देखिए मेरे शो को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। हार्ड वर्किंग तो होगा ही तू, ले दे के एक ही काम है तेरे पास, और जो बाकी काम तूने खोले हो तो फ्लॉप हो गए। मुंह उठा के ना ऐसे कोई म्यूज़िक लेबल नहीं खोल सकता, और खोल भी देगा तो उस पर व्यूज़ कितने आएंगे? 100 मिलियन व्यूज़ एक लेवल पे क्या है? कुछ भी नहीं है। जो अपने हेड से इम्प्रूव ना करे, जो खुद पे काम ना करे, बंदा इंसान है वो जानवर है क्या है? वो कुछ भी नहीं है। 2 थप्पड़ मैं मार दूँ तुझे और तुझे बताऊँ तेरी ये गलती है, तेरा बड़ा भाई होकर के तूने उस पर हाथ उठाया कभी? तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पापा के समझाने पे समझे बात को? सब समझे। जो समझ ही नहीं सकता तो उसको जज क्यों बनाया?
और यूथ को क्या मैसेज दे रहे हो? लड़ाई करो, झगड़ा करो, मारपीट करो, जिम जाके स्टेरॉइड्स लेकर के, नकली, अच्छी क्वालिटी के नहीं, गंदे वाले उल्टे सीधे स्टेरॉइड्स लेकर के। कितने ऐसे लोग हैं रोडीज़ के ऑडिशन में नकली प्रोटीन पाउडर लेके, किडनी लीवर फेल, वेंटिलेटर पे बच्चा पड़ा हुआ है, 1-1 लाख रुपए बिल आ रहा है। मैं कह रहा हूँ क्या है यार ये, मतलब कहाँ पहुँच गए हम। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है इस पूरी चीज़ की? मुझे ही देख लो, तुम्हें 34 मिनट्स 45 सेकेंड्स से समझा रहा हूँ रियलिटी शो क्या है और फेम क्या है, समझा रहा हूँ ना। इस सब के बावजूद भी क्या मुझे कभी कोई रियलिटी शो में जज लेगा? क्या मेरे पास कभी कोई फेम आएगा? मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक जाते हैं। तुमको क्या लगता है मेरे अंदर क्या बात है कि तू चूतिया है? हाँ मैं हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मेरी शक्ल देख के क्या लगता है मैं क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि मुझे तो सब पता है। मैं इसीलिए नहीं जा पाया क्योंकि मैं किसी के काम का नहीं हूँ। द मोर ट्रूथ यू से द मोर इनसेन यू बिकम। तुम मेरी जॉब करोगे, तुम दीवारों में सर मारोगे अपना, क्योंकि घर में मेरी कोई सुनता नहीं, घर में मेरी किससे बनती नहीं, कोई मुझे इज्जत देता नहीं। मतलब लिटरली अगर मेरे जैसा काम करोगे तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम सच बता रहे हो दुनिया को, दुनिया सच सुनना चाहती नहीं है। मेरे को लोग कहते हैं अरे तू कुछ एक्साइटिंग क्यों नहीं करता? मैंने कहा एक्साइटिंग क्या करूँ, नंगा नाचूँ? मुझे कुछ नहीं आता इसके अलावा। और यार जिसे सब कुछ पता है या तो वो खुद पागल हो जाएगा, लोग उसे पागल कर देंगे। टू मच विजडम इज़ टू मच इंसैनिटी आई गेस, एंड आई एम इंसेन, आई एम गोइंग इंसेन। पता नहीं मैं बचूंगा भी या नहीं, क्योंकि पास मैं होता नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, कॉलेज मेरा जुदा पड़ा है पूरा। मैं कितने दिन टिकूंगा मुझे नहीं पता। ये मैंने अपनी ब्रीफ दे दी। मैंने तुम्हें ये भी जवाब भी दे दिया कि मैं क्यों नहीं रियलिटी शो में गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना, अरे आप तो कुछ नहीं कर पाए, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा अगर मैं कुछ करने पे आ गया ना बेटा, पूरा चैनल बंद करवा दूंगा मैं, चुप हो जा तू, ठीक है। और मेरे पास देने के लिए मसाला मसूला है नहीं कुछ। पहली बात, मैं शांति से बैठा रहूँगा, 4 सवाल पूछूंगा, और मैं डेप्थ में बात करना पसंद करता हूँ। मैं कुछ भाग दौड़ या बुड़गड़ नहीं कर सकता लोगों के लिए। अगर लोग कहते हैं कि सर वी वुड लाइक टू सी, वी लव टू सी समवन लाइक दिस, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे घर में दादा दादी हैं, यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, यू हैव पेरेंट्स, उनको जाके देख लो। क्या वो ऐसे नहीं है? क्या उनको देख के ओ माय गॉड मेरा दादा, ओ भैया क्या बात हो गई, ऐसा बोलते हो कभी? तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, रिश्तेदार होंगे, रिश्तेदारों के बच्चे होंगे, कोई संत महात्मा होंगे, उनको देख के पागल हो जाते हो क्या? अरे भैया क्या आ गया, ओ ऑटोग्राफ दे, ऐसा होता है कभी? तो उनको देख के जब तुम्हें नहीं होता तो मुझे देख के क्या हो जाएगा? वो तो तुम शौक में आ गए। अरे यार इससे पहले आज तक कोई ऐसा सटकेला बंदा है, मैं इतना सेन बंदा क्या कर रहा है, वाह यार क्या बात हो गई यार, कमाल हो गया यार, वाह यार। तो ये होने लगा। चैनल जो था वो जज को लगातार बताया जा रहा था कि आप और झगड़ा करो और गाली गलौज करो, तो उसने और करना शुरू कर दिया और टीआरपी आने लगी। फिर जब उस जज ने शो छोड़ा किसी क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से, तो उसी के तरीके के लोगों को चैनल ने अप्रोच करा कि देखो भैया जो प्लेटफॉर्म है टीआरपी का, इसको और बढ़ाने के लिए हमें ऐसा और चाहिए। धीरे धीरे वो सब चीज़ें देख करके साइकोलॉजिकली फिजिकली सैडिज्म की ओर बढ़ गए। अटेम्प्ट टू मर्डर की बातें भी होने लग गई बिग बॉस में। मैं बिग बॉस वीकेंड का वार देख रहा था, MC स्टैन ने अटैक करा था शालीन को। शालीन ने बोला था सर वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, इस चीज़ के लिए आप कुछ कहते नहीं उसे, ये वो। और इस उसे क्या कह के छोड़ दिया पता है? तू गाली करता रहता है ना, रिटर्न में गाली खाने की आदत भी डाल ले। मैंने कहा गाली छोड़, वो कांच का बोतल लेके शालीन के सर पे मारने वाला था अगर उसे रोका नहीं उस टाइम पे। तो कौन सा दोस्त है जो ये सारी हरकतें करता है? मैं दोस्त को कितनी भी गाली दे दूँ, हाथ नहीं उठाएगा मेरे ऊपर, हाथ उठा भी देगा, थप्पड़ मार देगा, धक्का दे देगा। कोई मेरे को चाकू लेके मेरे पीछे थोड़ी आएगा। उसको तो तुमने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टैन जो था टॉप पे था, वो बहुत बड़ा नाम था, ठीक है। और तुम स्टैन से पंगा ले नहीं सकते, और ना तुम्हारे घर का एड्रेस तो जानता है भाई, पी टाउन के बंदे आके तुम्हें मार मूर के चले जाएंगे। सलमान खान को नहीं, मतलब वैसे ही कह रहा हूँ। और सलमान खान के आगे कोई बोल नहीं सकता। तो यही हो रहा है बस, ठीक है। तो सेंसेबल लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि हम जितनी मर्जी बॉडी बनाएं, मतलब भांग भूसड़ा भंकस कर ले, हमारे लिए ये सब नहीं है, ठीक है। सिंगिंग को, डांस को उतना सपोर्ट इंडिया में नहीं मिलता। और जो ये प्रोफेशनल अकेडमीज़ हैं, सिंगिंग, एक्टिंग या डांसिंग अगर सीखना है, कपड़े उतर जाएंगे, इतने पैसे लगते हैं। बैरी जोन में एक्टिंग कोर्स कम से कम 1 लाख का है। एक्टिंग की वर्कशॉप अगर करनी है तो 30,000 रुपये तो कम से कम तुम्हारे गए। इतने तो कोई मम्मी पापा नहीं देंगे कि मम्मी 30,000 रुपये दे दो या 2,000 रुपये दे दो, गेम खेलनी है तो मुझे उसमें ही 4 गाली पड़ जाएंगी। 30,000 की एक्टिंग वर्कशॉप कौन ही कराएगा? फिर तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो कोई सड़ी सी जॉब कर लो, कॉल सेंटर, फूल सेंटर में कोई छोटी मोटी फील्ड जॉब, या अपनी डिग्री के हिसाब से जॉब कर लो, और फिर कह दो
पापा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, पापा मेरे को पैशन फॉलो करना है पापा, तो फिर चप्पल उड़ते हुए आएगी। तो सपोर्ट कोई कर नहीं रहा, और जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि मेरे बच्चे का हो तो कुछ ना नहीं है, तो फिर वो भेजते ही नहीं। ना बच्चे कुछ कहते हैं, बाप को अच्छे से पता है कि इतना अच्छा गाता है, इसको और गाना चाहिए, पर ये साला कॉल सेंटर में फंसा हुआ है। फिर बाप को समझ आ जाता है इतना करप्शन है, बेचे के कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे को समझ में आ जाता है कि यार ये सब मेरे बस का नहीं है। 5000 लोग लाइन में खड़े और मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरे को ले लो भाई। मेहनत करनी है तो अपने काम में करूँगा ना, मैं लाइन में लगने में मेहनत क्यों करूँ? टैलेंट जब मेरे अंदर है, मैं खुद ही फेमस हो जाऊँगा। तो ये जो थिंकिंग थी ये ब्रेक हो रही है, और इसी वजह से बच्चों ने अब अप्लाई करना भी बंद कर दिया है। मम्मी पापा भी खुद ऐसा करते थे, बहुत अच्छे सिंगर थे पापा, क्या करते हैं कुछ नहीं, वो वीकेंड पे कैरियोके होता है ना, मेरी ज़ोर जब भी मुझे मालूम नहीं, और पूरा एकदम प्रॉपर दिल खोल के नाचते हैं। शायरी का शौक़ हो जाता है। रिटायर्ड आदमी को देखना, शायरी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ बहुत इंटेंस गहरे विचारों में डूबे हुए हैं, दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। वो अंदर का वो बाहर आ रहा है, नौकरी की वजह से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि नौकरी, शादी, भी बच्चे। 21 साल में जिसकी शादी कर दोगे वो क्या ही पैशन फॉलो करेगा? कोई विरला ही होगा। उस टाइम पे तो मतलब 1902, मैं अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ, 1990 और 2000 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे कौन पैशन फॉलो करता था अपना? तो ख़त्म सब कुछ, क्योंकि उस ज़माने की जनरेशन फॉलो कर नहीं पाई। उन्हें लगा कि देखो यार, मैंने पैशन फॉलो नहीं किया, अगर मैंने अपना पैशन फॉलो नहीं किया तभी तो भी बच्चे पाल पा रहा हूँ, तभी घर चला रहा हूँ। अगर मेरा बच्चा करने लगेगा, ये बेचारा गरीब होकर धक्के खाएगा सड़कों में, इससे बेहतर है कि इसके भले के लिए इसको चुप करा दिया जाए। गिटार छीन लेंगे, कुछ करने नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो। और कुछ होंगे जो बच्चे को पैशन फॉलो करने के लिए दिल्ली टू बॉम्बे रिलोकेट भी हो जाएंगे, विरला ही कोई होगा। और जो तीसरे होंगे, बच्चों को भी पता है कि भाई हम जहाँ मर्जी चले जाएँ, हमारा तो कुछ होना नहीं। तो क्योंकि करप्शन बहुत है, आगे नहीं जाने देंगे। तुम तो आगे चले जाओगे, मेकर्स तुमको आगे जाने नहीं देंगे। सेंसेबल लोगों की वैल्यू है नहीं, और तुम लोगों को एंटरटेनमेंट दे नहीं पाओगे। तुम एक बार सेंसेबल बात करो चलेगा, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 10 करो, फिर लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है यार, अब क्या, बका मत यार, ज्ञान मत चुप जा हटियाँ से, क्योंकि फिर नया सीज़न आ जाएगा, फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। एक बार के लिए ना बड़ा अच्छा लगता है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो लॉजिक से बात करता है, रोस्ट भी बहुत अच्छा करता है लोगों को, अश्नीर ग्रोवर्ट है, तो जब तक अश्नीर दूसरों की बचा रहा होता है, हमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब अश्नीर खुद के वैसे अपने इंटरव्यू देगा तो कितना आरोगेंट बंदा है, क्या है, ऐसे बात कर रहा है, पता नहीं क्या। अच्छा, जब वो दूसरों की बजा रहा था तब तू बड़े मज़े ले रहा था। तो यही है, लोगों का भी यही नेचर है। ठीक है, तुम जब तक चुतियाब करोगे नहीं, तुम्हारे चुतियाब को एंजॉय भी करेंगे, फिर चुतियाब खत्म, तुम्हें गालियाँ भी देंगे। तो यही है।